जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने ना होने का क्रम सदैव चलता रहेगा, हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। कि जब बीजेपी सपोर्टर कोई होता है तो उसे अंधभक्त बोल दिया जाता है। इन्हें ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, ये बस हिंदू मुसलमान के चक्कर में, धर्म के चक्कर में बीजेपी को सपोर्ट करना जा रहा है। एक ऐसा मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जहाँ पे ये लिखा हो कि इसमें ये हिंदू को मिल सकता है, मुसलमान को नहीं मिल सकता। कोई युवा कैसे ये डिसाइड करता है कि हमें इस पार्टी को ज्वाइन करना है? तो जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं आज सोशल मीडिया पे, या डेटा एनालिसिस करते हैं, या जितने बारे में हम पढ़ते हैं रेगुलरली, तो उससे हमारी सोच प्रभावित होती है। सोशल मीडिया से हुई? इस सोशल मीडिया से आप आसपास भी चीज़ों को देखते हैं। ये पार्टी को जान करके ज्वाइन कर रहे हैं या ये देख रहे हैं कि मेरा भविष्य किसमें है? इसमें ये भी आपको देखना पड़ेगा कि हमारे भविष्य के साथ देश का भविष्य क्या है, एरिया का भविष्य क्या है, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उसका भविष्य क्या है, जो आपके आने वाले आपके बच्चे हैं उनका भविष्य क्या है। 2 बच्चे वो पैदा करेगा क्योंकि 2 को संभाल सकता है। अगर कोई 8 बच्चे पैदा करके 8 को संभाल सकता है तो संभाल ले, फिर कोई दिक्कत नहीं आपके साथ। नहीं सर, 8 बच्चे मैं नहीं जानता, आप कोई भी इस प्रकार के लोग हैं, हम लोग के पास एक रिसोर्सेज होते हैं, तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम किस प्रकार से करेंगे ये हमारे हाथ में होता है। से पॉलिटिक्स को हम व्यवसाय माने या सेवा माने? वो लोग पॉलिटिक्स में बिल्कुल उन्हें आना चाहिए, सिर्फ वोटर नहीं बनना चाहिए, पॉलिसी मेकर भी बनना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पैशनेट आदमी है वो उसे अपने ऐसे प्रोफेशन की तरह देख रहा है, वेरी गुड। युवा जब पॉलिटिक्स में आता है या जब यूथ होता है उस वक्त वो बहुत ही ऑनेस्ट होता है, अक्सर ये चीज़ें देखी भी जाती हैं। लेकिन जब वो राजनीति में जाता है और कुछ समय बिताता है, लोग जिस व्यक्ति को सपोर्ट करके नेता बनाते हैं वही नेता जा करके आगे चल के करप्शन में भी इन्वॉल्व हो जाता है। वही नेता उसी नेता के ऊपर वही जनता करप्शन के आरोप लगाने लगती है। होता क्या अचानक? क्या सिर्फ ये ओनस पॉलिटिकल पार्टीज़ का है? क्या ये ओनस उन लाभार्थियों का नहीं है जो स्कीम्स का हिस्सा बने, उन्होंने स्कीम्स का जो है उनको फ़ायदा मिला, बट वोट करते समय वो कास्ट में डिवाइड हो जाएं या वो पोलराइज हो जाएं? तो ये तो ओनस उनका भी है ना सिस्टम के अंदर। सिस्टम कोई एक आदमी से तो नहीं चलता है। नहीं, ऐसा तो कोई फिक्स होगा ना कि नहीं मैं मतलब विधायक बन जाना है या कहीं मेयर बन जाना है, सांसद बन जाना है। क्योंकि जब पॉलिटिक्स में कोई व्यक्ति आता है तो उसका एक उद्देश्य तो जरूर होता है कि कोई चुनाव लड़े और जीत करके जनप्रतिनिधि बन जाए। पर मैं इस बात को मानता हूँ कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में आपको बहुत नहीं सोचना चाहिए। 70%, 80%, इससे भी ज़्यादा आप मान लीजिए वो आपके कर्म हैं जो आपके कंट्रोल में है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। भाग्य आपको क्या देगा, वो भाग्य निर्धारण जो है वो हमारे भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है। उसके बारे में जब उन्होंने सोच रखा है तो हम कुछ नहीं होते सोचने वाले। छात्र नेता, युवा नेता, हमारा देश युवा देश है, ये बातें आप सुनते होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों न इन बातों को लेकर के उन युवाओं से जिक्र जरूर किया जाए जो युवा बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, कि आखिर पॉलिटिक्स में युवाओं की ज़रूरत है भी या नहीं है, या खामखा ऐसे ही आप युवा नेता नेम प्लेट लिखवा करके घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आज अक्षय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता हैं। तो आपसे सर, आपका सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं आपका। धन्यवाद अखिलेश जी। और सवाल आपसे यही कि युवाओं का राजनीति में होना क्या जरूरी है, और है तो रोल क्या है बेसिकली? अखिलेश जी, पहले जो आपका सवाल है कि एक तो युवा और राजनीति जी, मैं थोड़ा सा इसको जो है ब्रेक करके आपको बताता हूँ कि राजनीति है क्या। देखिए, किसी का भी जो पर्सनल बिलीफ सिस्टम होता है कि हम किस विचार से सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, अपने आसपास जो बीत रहा है उसके बारे में जिस प्रकार से सोचते हैं, और उसी सोच के हिसाब से जैसा हम चाहते हैं कि भाई हम उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन वैसा होना चाहिए। ये हो गई पॉलिटिक्स, राजनीति, कि भाई हमारी एक सोच है, उस सोच के आधार पे हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे एरिया का या जिस भी क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र का जो है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब उसके अंदर युवा कहाँ पे आ गए? तो देखिए, कहीं पे भी आप अगर देखेंगे पॉलिटिक्स को एज अ बेस मान के, तो एक प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है, हमारे हर क्षेत्र में प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है कि भाई एक पीढ़ी जा रही होती है, एक पीढ़ी आ रही होती है। तो जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने ना होने का क्रम
सदैव चलता रहेगा, हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। तो जब एक पीढ़ी जा रही है, दूसरी पीढ़ी आ रही है, तो यूथ जो है वो आती भी वो पीढ़ी है कि जो अब इस क्षेत्र में आपस में हर चीज़ देख रही है, सब चीज़ों को समझ रही है, उसके हिसाब से सिर्फ वोटर नहीं रहना चाहती, पॉलिसी मेकर के रोल में आना चाहते हैं। तो इसीलिए यूथ का जो पार्टिसिपेशन है वो बेसिकली इसी को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज़ आपने बोला कि पॉलिटिक्स में जब आप बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में रोल हो, क्या बदलाव हम कर सकते हैं, विचारधारा की आपने बात की। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों की हम बात करें, प्राइमरली हम बीजेपी कांग्रेस का अगर हम जिक्र करें, तो कांग्रेस में भी यूथ कांग्रेस, बीजेपी में भी युवा मोर्चा है भाजपा का। अब बात यह है कि कोई युवा कैसे ये डिसाइड करता है कि हमें इस पार्टी को ज्वाइन करना है, क्योंकि उसके पास अनुभव तो है नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं उसने कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स पहले की होगी, ऐसा कुछ है, या सबका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा हो। कोई नया बच्चा अगर कोई पॉलिटिक्स में आ रहा है तो कैसे आप कैसे डिसाइड करते हैं? आप बीजेपी में हैं तो आपने कैसे चूज़ किया कि नहीं मुझे बीजेपी को ज्वाइन करना है? कोई कांग्रेस में होता है, कांग्रेस को ज्वाइन करना है, तो वो बेस क्या होता है बेसिकली? अखिलेश जी, इसके लिए हमें थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं कि भाई पॉलिटिक्स हमारे देश में आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद तक किस प्रकार से फ्रेम हुई, कैसे कैसे लोग पॉलिटिक्स में आए, और कैसे अब आदमी तय करता है कि मैं किन पॉलिसीज़ से प्रभावित हूँ और उन पॉलिसीज़ के थ्रू मैं किसी पार्टी को या किसी संगठन को ज्वाइन करना चाहता हूँ। देखिए, पहले क्या था, आज़ादी से पहले आंदोलन और कविताओं के दौर थे, तो उस समय आंदोलन से नेता आए हमारे पास। उसके बाद जब हम आज़ाद हुए, उसके बाद परिवार जो थे, परिवार राजनीतिक हुए, तो राजनीतिक परिवारों के लोग आए या राज परिवार के लोग आए। उसके बाद कई ऐसे संगठन थे जिन्होंने कास्ट बेस्ड आंदोलन किए और वहाँ से वो लोग नेता निकल के आए। फिर एक समय ऐसा भी आया कि बहुत सारे जो बाहुबली लोग थे, जो क्षेत्र में दबदबा रखते थे अपना, वो लोग पॉलिटिक्स के अंदर आए। तो उससे हुआ क्या कि पॉलिटिक्स की एक छवि इस प्रकार की बन गई कि भाई इसी ट्रांजिशन में लोग आएंगे। अब डिजिटल एरा है, डिजिटल एरा के अंदर हम सोशल मीडिया से हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं। सब चीज़ों को सोचने, समझने, जानने के हमारे पास बहुत सारे जरिए हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं आज सोशल मीडिया पे, या डेटा एनालिसिस करते हैं, या जितने बारे में हम पढ़ते हैं रेगुलरली, तो उससे हमारी सोच प्रभावित होती है। तो मतलब ये है कि आप, अगर आपकी प्रभावित हुई तो आपको इससे प्रभावित हुई कि बीजेपी वाले अच्छा काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल मेरी सोच मैं बताता हूँ आपको कैसे सोशल मीडिया से हुई। नहीं, सोशल मीडिया से आप आसपास भी चीज़ों को देखते हैं, अपने आसपास के बदलाव को लेके आप अब ज़्यादा अवेयर हैं, क्योंकि हमारे पास उनको जानने के माध्यम ज़्यादा हैं। पहले लोगों के पास आसपास की चीज़ों को जानने के लिए माध्यम कम हुआ करते, तो उनके अलग अलग तरीके थे। अब माध्यम बहुत ज़्यादा हैं। आपके पड़ोस में क्या हो रहा है उसको भी जानने का आपके पास माध्यम है, इस शहर से बाहर क्या हो रहा है उसको भी जानने का माध्यम है, किस गली में, किस क्षेत्र में क्या चीज़ चल रही है उसको जानने का माध्यम है। जो लोग मतलब किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये पार्टी को जान करके ज्वाइन कर रहे हैं या ये देख रहे हैं कि मेरा भविष्य किसमें है? नहीं, ये दोनों चीज़ों को क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अगर युवा अगर पॉलिटिक्स में आ रहा है तो वो अपना भविष्य देखेगा ना, कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं बड़ा चुनाव लड़ पाऊंगा नहीं लड़ पाऊंगा, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। इसमें ये भी आपको देखना पड़ेगा कि हमारे भविष्य के साथ देश का भविष्य क्या है, एरिया का भविष्य क्या है, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उसका भविष्य क्या है, जो आपके आने वाले आपके बच्चे हैं उनका भविष्य। ये आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पॉलिटिकल लोग हैं एक्चुअल में जो देखा जाता है नॉर्मली, उसमें यही अधिकतर देखा जाता है कि विचारधारा एक तरफ रहती है, अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ जो है सबसे प्रायोरिटी पर रहती है। लोग यही ध्यान देते हैं कि हम कैसे अपने आप को सत्ता में स्थापित किए रहे हैं, इसी पर फोकस रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बीजेपी में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में जाते हैं, बसपा में जाते हैं, तो पार्टी बदलते ही क्यों? पार्टी बदलाव का कारण, मुख्य कारण क्या समझते हैं आप? अब अखिलेश जी, जो आपने बात कही वो किसी के लिए सही हो सकती है, पर उसे जनरलाइज नहीं कर सकते। पर जनरलाइज फॉर्मेट में दिक्कत तो यही है ना, बहुत से लोग हैं जो बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीएसपी से आ गए बीजेपी में, हो सकता है। तो वो पर्पस तो क्लियर है कि सत्ता में रहना है। उनका पर्पस क्या है, उनकी अपनी सोच क्या है, वो बता सकते हैं। पर मैं आपको एक जनरल सोच बताता हूं कि किस प्रकार से आप सोचते हैं कि भाई किस प्रकार से मैं, आप आज की डेट में एक शहर में तमाम लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, बट शहर का विधायक तो एक ही हो सकता है। करेक्ट। तो अगर 50 लोग सपोज करिए राजनीति में डायरेक्टली एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, उनमें से एक आदमी प्रतिनिधि है, तो बाकी जो 49 बच गए, इसका मतलब तो वो राजनीति करे ही ना।
सोशल सर्विस में भी ना जुड़े। तो सिर्फ सत्ता या पद पाना अगर रीजन होता तो इतने सारे लोग इसमें ना होते। सोशल सर्विस भी एक रीजन है। ऑब्जेक्टिव तो वही होता है ना, उद्देश्य तो वही होता है। सर उद्देश्य ये होता है कि आप कैसा सोचते हैं, उस सोच को आप कैसे बदलाव की जो मतलब बात है वो कैसे जाके किसी से कर सकते हैं। मैं अगर किसी से बदलाव के लिए जाके बात करूंगा या मैं चाहूंगा कोई चेंज हो, उसके लिए मुझे खुद अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो जब मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा तभी मैं बता पाऊंगा कि ये चीज़ हो सकती है। कई लोगों में बाहर लेके देख के लगता है कि भाई ये नहीं करा वो नहीं करा, कई चीज़ें होती हैं वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होती, बट जब तक हम एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हमको ये नहीं पता होता कि भाई ये पॉसिबल है कि नहीं है। एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करेंगे, उस समय आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये कुछ इश्यूज ये हैं, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, बट जब वेस्ट वे पॉसिबल वो ये है। और जहाँ तक बात रही यूथ की, तो देखिए यूथ के साथ क्या है कि आपके होप्स हैं, ड्रीम्स हैं, और आपको एक चीज़ को करने की, आपके चेंज लाने की क्षमता है। आपके अंदर पैशन भी है, कंपैशन भी है, मतलब जुनून भी है पर करुणा भी है। तो अब जो यूथ है वो इसीलिए जो है पॉलिसीज के फ्रेमवर्क में किस प्रकार से योगदान कर सकता है इसको वो सोच रहा है, और हर चीज़ को देख के पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है। और वो ये भी चाहता है कि उसको टिकट मिले और वो चुनाव लड़ ले। नहीं, टिकट किसको? पॉलिसी मेकिंग में तभी तो जाएगा। जब तक युवा विधायक नहीं बनेगा, जब तक युवा एमपी नहीं बनेगा, तो फिर वो कैसे वो पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल प्ले कर सकता है? पॉलिसी मेकिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं कि जो पॉलिसी मेकर है उसकी exactly, कलम पर पॉलिसी मेकर की कलम को उस स्तर पर प्रभावित करने का जो प्रभावित काम तो है। आंदोलन करेंगे। नहीं तो आंदोलन सिर्फ आंदोलन एक तरीका है, आंदोलन भी एक तरीका है, बट जो है सहभागिता भी एक तरीका है। एक होता है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इट और एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ भी आप जा सकते हैं। आंदोलन करना मैं उसको गलत नहीं मानता, किसी चीज़ को आपको गलत लगता है तो आपको, हर किसी को अधिकार है कि भाई आंदोलन है। और डेमोक्रेसी जो है वो इसी का नाम है भाई। हम लोग जो है वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यंगेस्ट पॉपुलेशन, बट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एज वेल। करेक्ट। तो इन सब को किस प्रकार से एक साथ लेके चलना है वो मुझे लगता है कि हमारा युवा उसको बहुत अच्छी तरह जानता है, और वो इसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। चलिए, अच्छा एक सवाल, आप बीजेपी में हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, मगर आप बीजेपी में हैं, बीजेपी क्यों? सर मैं अपने पर्सनल रीजंस आपको बताता हूँ कि क्या बदलाव आए। कोविड जब आया था उस समय पे बहुत सारे आपने देखा होगा कि देश जो है परेशान थे और बहुत ज़्यादा हमारी थी, और इस प्रकार का कोई भी जो है सैडेस्ट इवेंट, मतलब बहुत नकारात्मक चीज़ हमारे जीवन में आई नहीं थी। तो वो हम सब के लिए एक लर्निंग फेज था। तो उसमें कई लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन भी किया, कई चीज़ें पढ़ी, कई चीज़ों से पढ़ के प्रभावित भी हुए। मैं उस दौरान बहुत प्रभावित हुआ कि जो हमारे गवर्नमेंट थी, जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, जो मोदी गवर्नमेंट थी, उनकी जो हैंडलिंग थी इसकी, देखिए कई लोगों के इसमें जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई, तो उनके प्रति संवेदना है। पर हमारा इतना डाइवर्स कंट्री है, इतना बड़ा वो है, कई सारी चीज़ों को हमने जो है उसको इम्प्रोवाइज़ करा। हमने जो आपके मास्क हम बनाते नहीं थे वो मास्क बनाने शुरू करे, आपके यहाँ जो वैक्सीन थी उसका डेवलपमेंट हुआ, आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बनाया, आपने एक्सपोर्ट तक भी कर दिया। तो उसकी हैंडलिंग जो थी उसने बहुत प्रभावित किया। पहले हम लोग ये सोचते थे, ग्लोबली भी हर जगह ये बात होती थी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। आज से कुछ साल पहले हम लोग ये सोचते थे कि पॉपुलेशन जो है वो बर्डन है। आज ग्लोबली आप कहीं पे भी जाएंगे, मैं ट्रैवल करता हूँ बिजनेस के लिए भी, तो इंडिया को लोग एक ब्राइट स्पॉट इसलिए देखते हैं कि पॉपुलेशन जो उसका कंज्यूमर है वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आया है कि आप जिस चीज़ को बर्डन देख रहे थे उस चीज़ को आज आप एक स्ट्रेंथ के रूप में देख रहे हैं। हो सकता है कि इसको पॉपुलेशन को सिर्फ, अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें, वो सिर्फ इस तरीके से देख रहे होंगे, कंज्यूमर के तरीके से देख रहे हो, ना कि एसेट्स के तौर पर देख रहे हो उन्हें। सर कंज्यूमर के तरीके से अगर देख रहे होते, सिर्फ कंज्यूमर्स की तरीके से ही देख रहे हो। ठीक सवाल है कि सिर्फ कंज्यूमर के तौर पे भी देख सकते हैं, विच इज देयर राइट। भाई ठीक है, किसी आदमी को प्रोडक्ट बनाना है तो वो देख रहा होगा, और वो सबसे अधिक मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट इंडिया हो जाएगा। के जो यहाँ से पढ़े हुए लोग, भारतीय बैकग्राउंड के लोग, जिन्होंने एजुकेशन यहाँ से ली है, यहाँ के यंगस्टर थे, क्या आज की टॉप कंपनीज जो हैं उनके सीईओ नहीं है? तो हमने सिर्फ एक बहुत बड़ा मार्केट ही नहीं दिया, हमने मार्केट लीडर्स भी दे दिए। आज की डेट में मेक इन इंडिया के दौरान इतनी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो वो सिर्फ कंज्यूमर के हिसाब से नहीं है, यहाँ की लीडरशिप से भी इंप्रेस होकर दे रही हैं।
उन्हें पता है कि ये आने वाला यूथ मार्केट है। यहाँ की इकोनॉमी अब इस प्रकार से चल रही है कि इसमें बहुत सारे लोग मिडिल क्लास में आएंगे, बहुत सारे लोग जो है खर्चा करना स्टार्ट करेंगे, साइक्लिक इकोनॉमी होगी, तो उस हिसाब से वो बहुत अट्रैक्टिव बना देती है। प्लस यहाँ के पढ़ा हुआ युवा जो अब आज की डेट में बाहर है, चाहे हम सत्य नडेला जी की बात कर लें, चाहे आपके जो ट्विटर के पराग जी थे उनकी बात कर लें, और भी जितनी कंपनीज हैं, मैं पीछे एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि टॉप की जो 15-20 कंपनी है वहाँ के CEO, CFOs या जो टॉप लीडरशिप है, टॉप मैनेजमेंट पोजीशन है, वो इंडियंस के पास है। तो हम लोगों ने सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट ही नहीं दिया, हमने एक कॉर्पोरेट लीडरशिप भी दी है। लेकिन आप क्या आबादी को, जनसंख्या को सिर्फ पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स में देख रहे हैं? फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून जो भारतीय जनता पार्टी का ही अपना एक एजेंडा है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, यूपी में बात करें तो योगी जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये आप पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स में देख रहे हैं कि आप एसेट्स की तरीके से देख रहे हैं, लेकिन अगर ये सच में सिर्फ एसेट्स हैं तो जनसंख्या बढ़ने दीजिए, फिर ये सब लाने की ज़रूरत ही क्या है? अरे सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत अलग मुद्दे हैं। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून का मतलब सिंपल सी बात है कि जनसंख्या को कंट्रोल ही तो करना है सर। जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना है, ज्यादा ना बढ़े। रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, एक जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, कल वो हमारे सिस्टम में आए। जो आज बच्चे हैं, देखिए आज माता पिता जो जिनके 2 बच्चे हैं या 2 से कम बच्चे हैं, उनका फोकस ये रहता है कि हम इनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें और वो एक सिस्टम का हिस्सा बने, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह। वहीं पे अगर आप ये समझे कि हमारे पास माता पिता होते हुए बहुत ज़्यादा जो है अभाव है किसी भी चीज़ का, हम लोग खाने पीने के पैसे नहीं हैं या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का पैसा नहीं है, पर बच्चे हम 8 कर लें, तो हम एक तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, देश पे एक बर्डन डालेंगे और इन बच्चों का भविष्य भी हम खराब कर रहे हैं। हम इन्हें एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, हम इन्हें सही से खाना नहीं दे पाएंगे, पोषण नहीं दे पाएंगे, और ये सारा एक चेन है। तो इसको बहुत मतलब ये मैं मानता हूँ, मैं इसका सपोर्ट इसलिए करता हूँ जनसंख्या नियंत्रण कानून का, कि एक बहुत लंबे, अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो उसके लिए ये सब स्टेप्स ज़रूरी हैं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को आना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को लाने का मतलब वो आप किसी व्यक्ति के विचार को बदलने की बात कर रहे हैं। ये वैचारिक परिवर्तन की बात हो गई ना। विचार को बदल दो, जिससे कि भाई 2 बच्चे वो पैदा करेगा क्योंकि 2 को संभाल सकता है। अगर कोई 8 बच्चे पैदा करके 8 को संभाल सकता है तो संभाल ले, फिर कोई दिक्कत नहीं आपके साथ। नहीं सर, 8 बच्चे मैं नहीं जानता आप कोई भी इस प्रकार के लोग हैं। हम लोग के पास एक रिसोर्सेज होते हैं, तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम किस प्रकार से करेंगे ये हमारे हाथ में होता है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अपने रिसोर्सेज हैं, उनको आगे के रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के हिसाब से सोचना होता है, पॉलिसीज़ बनानी होती है। अब आज की डेट में अगर सभी लोग सोच लेंगे कि नहीं हमारे पास हम 8 बच्चे पैदा करेंगे, तो हमारे पास उसके लिए प्लान क्या है? क्या हमारा देश, क्या हम इस बोझ के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं? क्या सुपर पावर बन सकते हैं? इसके बारे में जब हम सब सोचना शुरू करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी व्यक्ति इस सोच को सपोर्ट करता है। हर व्यक्ति ये कहता है कि एक सुखी परिवार होना चाहिए, छोटा परिवार होना चाहिए, एजुकेटेड फैमिली होनी चाहिए, और नेशन बिल्डिंग में कैसे हम लोग सपोर्ट कर पाएं वो सब लोगों का एक जो है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो पेरेंट्स की भी है और आगे बच्चों की भी है। मैं कुछ जब कांग्रेस नेताओं से बात करता हूं तो कई बार वो इस बात का जिक्र करते हैं, एक जब बीजेपी सपोर्टर कोई होता है तो उसे अंधभक्त बोल दिया जाता है, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ बीजेपी के सपोर्टर्स को ये भी कह दिया जाता है कि हो सकता है ये चूँकि नए बच्चे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, ये बस हिंदू मुसलमान के चक्कर में, धर्म के चक्कर में बीजेपी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। सर आप मुझे एक बात बताइए, आप आज की डेट में अपने आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी रोड्स आपके आसपास नेटवर्क बन गया है। अब मुझे ये बताइए भाई साहब, इसके अंदर कौन सा ऐसा रोड है जिसपे लिखा हो कि इस पर सिर्फ हिंदू ट्रैवल कर सकता है, मुसलमान नहीं कर सकता? आपका एक आयुष्मान कार्ड बनता है, अटल आयुष्मान कार्ड, जिससे आपको एक इंश्योरेंस मिलती है। मुझे एक ऐसा कार्ड बता दीजिए जिसके अंदर ये लिखा हो कि भाई इसमें जो है हिंदू का बन सकता है, इसमें मुसलमान का नहीं बन सकता। आप उज्ज्वला योजना के अंदर जो सिलेंडर के लाभार्थी हैं, जिनको गैस कनेक्शन दिए गए, उनके लाभार्थी जो हैं, उसमें से मुझे एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए कि जिसके अंदर ये लिखा हो कि यह लाभार्थी हिंदू बन सकता है, मुसलमान नहीं बन सकता।
तमाम ऐसी योजना है, जनधन योजना थी जिसके अंदर लोगों को जो है बैंक अकाउंट्स खुलने का वो मिला। एक ऐसा मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जहाँ पे ये लिखा हो कि इसमें हिंदू को मिल सकता है, मुसलमान को नहीं मिल सकता। तो कंस्ट्रक्टिव लेकिन देखिए अखिलेश जी, मैंने आपसे एक बात कही थी, सोशल मीडिया वाली बात जो आपने सबसे पहले आपने कहा सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंस है, तो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस कई बार इस तरीके से किया गया कि जो यंगस्टर्स हैं उनको ये चीज दिमाग में डाली गई कि बीजेपी जो है हिंदू सपोर्टर है, और इस वजह से बहुत से लोगों ने जो है बीजेपी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सर आप इसी में मैं आपको थोड़ी सा आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बता रहा था कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इट, मैंने आपसे पहले बात कही थी। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए, वो आपकी सहभागिता है। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इट कि मतलब करूंगा ही करूंगा, वो फिर अब उस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। उन लोगों को खुद अपना जो है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ इस बात को। दूसरी चीज़, अब आपने ये कही कि भाई जो है युवाओं को सोशल मीडिया पे ये चीज़ दिखाई जाती है कि भाई नहीं नहीं ये तो हिंदू उसका वो है, हिंदू उसकी पार्टी है। आप मुझे एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ पारसी कम्युनिटी है इंडिया के अंदर। पारसी कम्युनिटी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, बहुत प्रॉस्परस कम्युनिटी है। यहूदी जो कम्युनिटी है, जो पूरे विश्व में जिनके अगेंस्ट आक्रमण है, वो कम्युनिटी हमारे यहाँ प्रॉस्परस कम्युनिटी है। मुसलमान समाज जो है, जो मोहम्मदन इस्लामिक समाज है, उसके भी सबसे ज़्यादा जो फ़िरके हैं वो हमारे यहाँ हैं, और सब जो है एक साथ एक उसमें रहते हैं, एक कंट्री में एक बंधन में हम लोग बंध के रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोग हिंदू मेजॉरिटी कंट्री हैं। हम लोग किसी भी चीज़ से बंधे हुए नहीं हैं। हम लोगों की जो विचारधारा है वो इंक्लूसिव है। हिंदू मेजॉरिटी कंट्री भारत है? नहीं, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, भारत है। इंक्लूसिवनेस को मानने वाली कंट्री है। हाँ। और किसी के ऊपर हमने कभी आक्रमण नहीं किए हैं। हिंदू हमने अपने आप को ही आज तक वो करा। अगर वास्तव में ऐसा है तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन बीजेपी के लोग ही तो बोल रहे हैं इस बात को। सर, जो बीजेपी के लोग, बीजेपी के युवा मोर्चा हो, बाकी सारे मोर्चे हो, बीच में जो है जो लोग आते हैं हिंद, उसके हिसाब से वही हिंदू राष्ट्र के लोग हैं। इसमें कोई मतलब आप कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थोड़ी नहीं है इसके अंदर। तो बनाना नहीं है भाई सर, नहीं, हम बीजेपी को नहीं बनाना, नहीं बीजेपी को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना। सर, बनाना ना बनाना, किसको हिंदू राष्ट्र को क्या समझना है, ये समझने का भी वो है। क्या है? हर किसी का समझने का अपना अपना तरीका है। बताइए हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? मेरे लिए तो हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, जो ऊपर हिमालय से लेके नीचे कन्याकुमारी तक के रहने वाले लोग जो इसके बीच में आते हैं, वो सब हिंदू है। सब हिंदू, सप्त हिंदू से सप्त सिंधु, ये मतलब अगर आप इसको पहले भी पढ़ेंगे तो ये यही कॉन्सेप्ट है कि भाई सप्त सिंधु जो 7 नदियों का हमारा वो था, उसी से हप्त हिंदू निकल के आया। और हिंदू इन्हीं को कहा जाता है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल है, इसमें रहने वाले लोग हिंदू हो गए। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है हिंदुइज्म। और जो वे ऑफ लाइफ को हम जिस प्रकार से जीते हैं, हिंदू धर्म को बीजेपी के ही बहुत से लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है, पुराना धर्म है, यही धर्म है। सनातन का मतलब क्या होता है? बाकी सब कोई धर्म नहीं। सनातन वो है जो कभी खत्म नहीं होता, सदियों से चला आ रहा है। जो आदि अनंत जो चला आएगा, सनातन वो है जो कभी खत्म नहीं होता। तो सनातन कहने में इसमें क्या बुराई है? हमारी सिविलाइजेशन, मैंने आपसे क्या कहा सर, यंगेस्ट कंट्री, आपका जो है यंगेस्ट पॉपुलेशन, बिगेस्ट डेमोक्रेसी बट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो हम अध्यात्म का भी ज्ञान देंगे और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज्ञान देंगे। हम सब चीज़ों के ऊपर एक साथ लेके चलेंगे। तो ऐसा नहीं है, सनातन तो ये चला आ रहा है, ये चलता आएगा। हम लोग सर्वाइव करते आए हैं इतने साल तक, और हम लोग सर्वाइव करेंगे आगे तक। अच्छी बात। अब मैं पॉलिटिक्स को ही एक अलग तरीके से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। पॉलिटिक्स को हम व्यवसाय माने या सेवा माने? कारण यह है, पहले की राजनीति में कई बार ऐसा होता था कि गांव समाज के लोग या किसी भी समाज के लोग, एक क्षेत्र के लोग अपने ही किसी व्यक्ति को चुनते थे, कहते थे कि तुम जाओ पॉलिटिक्स में और तुम अच्छा कर सकते हो, अपना नेता चुनते थे। और आज के समय में लोग आते हैं और ये कहते हैं कि मुझे नेता चुनो। दोनों में ये काफ़ी डिफरेंस देखा, मतलब अभी पहले और अब में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। तो क्या माने इसको? हम प्रोफेशन के तौर पे मान लें इसे या सेवा ही माने? सर, पहली बात कि प्रोफेशन इज़ ड्रिवन बाय पैशन। आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, जुनून है जिस चीज़ के लिए, उसको आप अगर अपना प्रोफेशन बना लें तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। कई लोग इस प्रकार का पैशन रखते हैं, इस प्रकार का जुनून है, वो चेंज लाना चाहते हैं। उनकी सोच, उनका अप्रोच
वो इस डायरेक्शन में चलता है कि भाई किस प्रकार से हम लोगों की मदद कर सकें या किस प्रकार से एक चेंज को ड्राइव किया जा सके। वो लोग पॉलिटिक्स में बिल्कुल उन्हें आना चाहिए, सिर्फ वोटर नहीं बनना चाहिए, पॉलिसी मेकर भी बनना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पैशनेट आदमी है वो उसे अपने ऐसे प्रोफेशन की तरह देख रहा है, वेरी गुड, आप आइए। बट अगर कोई नॉन पैशनेट है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि राजनीति हमारे यहाँ किस किस अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते गए, तो देखिए अब उसमें से कुछ क्षेत्र थे जो आंदोलन करके आए थे, भाई वो उनके लिए एक चेंज था, वो चेंज लाना चाहते थे, वो इसलिए राजनीति में आए। अब कोई डायनेस्टिक उसमें आ गया तो वो उनका एक अलग आउटलुक है। हालांकि कोई किसी व्यक्तिगत, केजरीवाल आए थे, आंदोलन करके आए थे, मानते हैं आप? केजरीवाल जी एक आंदोलन के उसमें आपदा में अवसर में आए, वो आपदा में अवसर में आए। अब देखिए उनका एक, और अब वो अभी भी वो सही है, उसी आंदोलन, जिस आंदोलन को लेकर चले थे, क्या उसी आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, उसी पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं क्या? देखिए उसका जवाब तो ये है कि आज की डेट में जो उनके आंदोलन के प्रमुख जो चेहरे थे वो थे श्री अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे जी को आपने आखिरी बार कब देखा था? काफी टाइम हो गया। केजरीवाल जी के साथ जो व्यक्ति कई सारे थे, हाँ, जिसमें बहुत सारे लोग थे, मतलब ठीक है आप समझ रहे, उनको आपने आखिरी बार कब देखा था? मैं ये मान लूं कि केजरीवाल जी पहले आंदोलन को लेकर के चले, एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के चले, बाद में बदल गए। सर देखिए, अब वो अच्छे को लेके चले थे, बुरे को लेके चले थे, वो तो अब आपके सामने है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छे को लेकर चले होंगे, अच्छे को तो लेकर चले होंगे ना वो। नहीं, वो अपने हिसाब से जिस प्रकार से लेके चले, अब अच्छे को लेके चले, बुरे को लेके चले। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, अन्ना हजारे जी कहाँ हैं, उनके सहयोगी जो थे वो कहाँ हैं, उनके सहयोगी उनके बारे में क्या कह रहे हैं? मैं उनकी पार्टी से नहीं हूँ, तो भाई मैं उनका मूल्यांकन ऐसा नेता कर नहीं सकता। जो उनकी पार्टी के लोग जिन्होंने बहुत करीब से देखा है, उनका मूल्यांकन आप सुन लीजिए। वो आप, हालांकि ये सवाल आपसे नहीं करना चाहिए, फिर भी एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या जैसे कोई व्यक्ति, युवा जब पॉलिटिक्स में आता है या जब यूथ होता है, उस वक्त वो बहुत ही ऑनेस्ट होता है, अक्सर ये चीज़ें देखी भी जाती हैं। लेकिन जब वो राजनीति में जाता है और कुछ समय बिताता है, दोनों बातें मैं बोल रहा हूँ, राजनीति में प्रवेश किया, किसी पद को हासिल किया, पद के बाद आहिस्ता 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 उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं। इसके पहले बहुत ऑनेस्ट रहता है। लोग जिस व्यक्ति को सपोर्ट करके नेता बनाते हैं, वही नेता जा करके आगे चल के करप्शन में भी इन्वॉल्व हो जाता है। वही नेता, उसी नेता के ऊपर वही जनता करप्शन के आरोप लगाने लगती है। होता क्या अचानक, क्या होता होगा? मतलब कोई पॉलिटिक्स में आया, पद पर गया, इसके बाद, और ऐसे अनेकों उदाहरण है, हर स्टेट में आप ये उदाहरण देख सकते हैं। सर देखिए, मैं फिर जनरलाइज नहीं कर सकता मतलब कुछ उदाहरण हो सकते हैं, आप क्या समझते हैं कि वास्तव में होता क्या होगा? सर देखिए, जब आप यंग होते हैं, फॉर्मेटिव ईयर्स में होते हैं, उस समय पे आप आसपास के चेंज को समझ रहे होते हैं, अपना जो अपनी सोच है उसे परिपक्व कर रहे होते हैं, और उसके साथ आप एक विजन को लेके आगे चलते हैं। जैसे कि एक रिले रेस होती है, रिले रेस में आप देखेंगे 4 लोग दौड़ रहे होते हैं, तो आदमी जब पहले दौड़ना शुरू करता है वो एक तेज उसको दौड़ता है कि भाई मैं इसमें लीड लूँ, फिर एक स्टेबल फॉर्मेट में आता, आखिरी तक आते आते सौंप देता किसी और को। तो ऐसे ही यूथ की पॉलिटिक्स है। एक आप शुरुआत करते हैं, आपके होप्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, उसके बाद आप एक स्टेबल सिस्टम के अंदर होते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, बट और खुद चेंज हो जाते हैं। नहीं, चेंज लाना चाहते हैं और खुद चेंज हो जाते हैं, बट आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चल जाती हैं जो सिस्टम के बाहर रहते हुए आपकी सोच समझ में नहीं थी, कि कहने को कि मैं आज ये बाहर कर दूं, इस रोड पे मैं ये करना चाहता हूं, बट क्या वो सिस्टम के अंदर अलाउड है? क्या इज इट अ लीगल फॉर्म और अ नॉन लीगल फॉर्म? इलीगल है कि लीगल है? तो अगर कोई चीज़ लीगल है तो मैं उसे कर सकता हूँ सिस्टम के अंदर रह के, तो मेरी सोच वहाँ पे ये होगी कि नहीं, देखो ये हमारी लिमिटेशंस हैं, हम इसलिए कर सकते हैं। बट जब आप सिस्टम के बाहर होते हैं तो उस समय आप बहुत जो है ऊर्जावान होते हैं, आपको हर चीज़ बदलनी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये फेजेस हैं, और अंदर जाके ऊर्जा सारी खत्म हो जाती है। नहीं, ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती है, वो सही डायरेक्शन में भी चल रही होती है और उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, बट शायद एक डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन की कहीं कमी होती है, और वहाँ पे ऐसा डायरेक्शन, वहाँ पे जाके ऐसा डायरेक्शन मिल जाता है कि वो व्यक्ति चेंज हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कई व्यक्ति आए जिन्होंने डायरेक्शन उन्हें ऐसी मिली, उन्होंने देश को भी बहुत आगे बदला। तो शायद उनको डायरेक्शन मिली, सही डायरेक्शन में वो लेके चले, और सही डायरेक्शन में जब आप लेके जाएंगे तो और लोग आपसे प्रभावित होकर सिस्टम के अंदर आएंगे। तो सिर्फ आपको ऊर्जा से ऐसा नहीं है कि हमें एनर्जी दिखानी है और सब कुछ बदलाव करना है। सिस्टम में आके जब हम बदलाव करते हैं तो उससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं,
और प्रभावित होकर और लोग सिस्टम का हिस्सा कैसे बने, इसका भी हमें ध्यान रखना है। सही सिस्टम का सही तरीके से वो हिस्सा बने रहे, वो ज़्यादा जरूरी है जी, सही लोग, सही सोच, हाँ। और एक सबका संयुक्त प्रयास। तो कभी ऐसा हो सकता है कि विचार परिवर्तन पर पार्टियां फोकस करें, विचारों को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि लोग पोलराइज करते हैं अपने वोटर्स के, अपने वोट्स के लिए सपोर्टर्स बनाते हैं किसी भी तरीके से कि ताकि हमें वोट कर सके, वोट करा सके, लेकिन सच में उसके परिवार के, उसके घर परिवार की ज़िंदगी को बदलने का जो काम है वो पार्टियां नहीं करती हैं, कोशिश नहीं कर पाती। सर ऐसा नहीं है, मैंने अभी पीछे आपको कुछ स्कीम्स के बारे में बताए, बहुत ही एक लिमिटेड, मतलब बहुत कम शब्दों में मैंने कुछ ही स्कीम्स का जिक्र किया, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि कई लोगों की लाइफ में उससे चेंज भी आए होंगे। ये सवाल उनसे भी करना चाहिए कि भाई जिस समय आप राजनीतिक फैसला कर रहे होते हैं या वोट दबाने जा रहे होते हैं, क्या आप अपनी जाति में बट के इस चीज़ को देखते हैं, या फिर आप ये देखते हैं कि मैं इसका लाभार्थी हूं और लाभार्थी के तौर पे मुझे इस पर्टिकुलर स्कीम से लाभ हुआ है इसलिए मैं इनको वोट करूंगा। क्या सिर्फ ये ओनस पॉलिटिकल पार्टीज़ का है? क्या ये ओनस उन लाभार्थियों का नहीं है जो स्कीम्स का हिस्सा बने, उन्होंने स्कीम्स का जो है उनको फ़ायदा मिला, बट वोट करते समय वो कास्ट में डिवाइड हो जाएं या वो पोलराइज हो जाएं? तो ये तो ओनस उनका भी है ना सिस्टम के अंदर। सिस्टम कोई एक आदमी से तो नहीं चलता है। पॉलिसी मेकिंग हो सकता है कि वो पर कंसोलिडेटेड एफर्ट होता है। डेमोक्रेसी के अंदर आपके पास एक पावर होती है, तो आप उस पावर को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? तो सही चुनना भी जरूरी है ना। नहीं, आप जो चुनने जा रहा है उसका भी थॉट सही होना जरूरी है। ये तो उनका भी पार्टिसिपेशन। और सही गलत का डेफिनेशन जो है किसी के पास होता नहीं, उस पर चर्चा नहीं करूंगा मैं। और आगे बढ़ करके एक लास्ट में एक सवाल, युवा का मतलब, जैसे राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को लेकर के कहा जाता है कि भाई वो युवा हैं, और आपके पास जो प्रधानमंत्री हैं क्या वो युवा हैं, ये बता दीजिए। सर हमारे प्रधानमंत्री जी युवाओं के बारे में सोचते बहुत हैं, युवाओं की पॉलिसी पे बहुत काम करते हैं। नहीं मतलब तो आप जब अपनी सोच में परिपक्व हो जाते हैं और सबको साथ लेके चलना, कांग्रेस पार्टी कह रही कि राहुल गांधी जी युवा हैं। अब यहाँ पे 20 साल का जो नवयुवक है वो भी अपने आप को युवा नेता लिखता है, 55 साल के वो भी युवा नेता हैं। ये पीछे ये जो कैमरामैन हैं वो 20 साल के हैं, वो परिपक्व हैं या नहीं है, उनको राजनीति में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या कहें हम? अब सर आप एक बात मुझे बताइए, आप परिवार में कैसे हम डिसाइड करें कि आप एक परिवार में हैं, क्या है कि हम युवा नेता बनने योग्य हो गए हैं? अब सर ये तो जो उनको युवा नेता कह रहे हैं, अब देखिए उनकी भी उम्र मुझे ऐसा लगता है इज ऑलरेडी अराउंड 55 अराउंड 55 के आसपास हैं। देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि 55 की एज में आप युवा नहीं रहते। हाँ, युवाओं के बारे में आप सोच सकते हैं, वो सोच कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक युवा देश है। तो अगर हमारी सोच युवा नहीं होगी तो हम उस हिसाब से चल नहीं सकते, हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क उस हिसाब से नहीं होगा, हमें अगर आगे देश को सुपर पावर बनाना है। पर 55 की उम्र में मैं नहीं मानता कि कोई मदर जो है वो अपने बच्चे को ये कहेगी कि ये भी बच्चा है। लास्ट में एक सवाल, आप बीजेपी आपने ज्वाइन की है विधायक बनने के लिए, मेयर बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्या? नहीं, बीजेपी सर मैंने ज्वाइन इसलिए करी है क्योंकि मैं अपने आसपास एक चेंज दिख रहा हूँ और मैं इस चेंज का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इतना तेज चेंज हो रहा है। चेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं? मैं चेंज का हिस्सा बनना चाहता हूँ, और कभी मेरे जीवन में मुझे ये अवसर मिले कि मैं उस चेंज को करने की क्षमता भी रखूं, तो इसलिए मैं जो है भारतीय जनता पार्टी में आज जुड़ा हूं, मतलब पिछले कुछ समय पहले। और अब यही मेरी सोच है कि भाई जो चेंज हमारे आसपास इतना तेजी से हो रहा है, उस चेंज में कहीं हम लोग जो है मिस ना कर दें। ऐसा तो कोई फिक्स होगा ना कि नहीं मैं मतलब विधायक बन जाना है या कहीं मेयर बन जाना है, सांसद बन जाना है? क्योंकि जब पॉलिटिक्स में कोई व्यक्ति आता है तो उसका एक उद्देश्य तो जरूर होता है कि कोई चुनाव लड़े और जीत करके जनप्रतिनिधि बन जाए। सर उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए, पर मैं इस बात को मानता हूं कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में आपको बहुत नहीं सोचना चाहिए। 70%, 80%, इससे भी ज़्यादा आप मान लीजिए वो आपके कर्म हैं जो आपके कंट्रोल में है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। भाग्य आपको क्या देगा, वो भाग्य निर्धारण जो है वो हमारे भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है। उसके बारे में जब उन्होंने सोच रखा है तो हम कुछ नहीं होते सोचने वाले। हमारे हाथ में जो है हम तो उसके बारे में फोकस कर रहे हैं। तो हमारे हाथ से कुछ अच्छा हो जाए, हम
कुछ जो है इस बदलते हुए नए युग, नए भारत का हिस्सा बन जाएं और इसमें कि जो अपना योगदान कर सकें और किस प्रकार से अपने जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे योगदान कर सकें, तो वो हमारा उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य वही है। और मैं मानता हूँ कि जो है इसी सोच को मैं आगे लेके चलूँगा। अच्छा, भाजपा का अपना यूथ विंग है, कांग्रेस का अपना यूथ विंग है। ये जो यूथ विंग होते हैं इनका काम क्या होता है? सिर्फ पार्टियों का झंडा डंडा लेकर के चलते रहना, पार्टी के लिए नारेबाजी लगाना, या क्या मतलब काम क्या होता है? सर देखिए, बस पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहना? सर पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको एक स्टेज देती हैं अपनी बात को कहने का। हर स्तर पे आपको एक स्टेज मिलता है। जैसे आप जब युवा होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, तो उस समय यूथ विंग का आप हिस्सा बन सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभी यहाँ पे पूरा पैनल जो है हमारा जीत के आया है। तो उस स्तर पे जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसके हिसाब से युवा को एक स्टेज मिलता है अपनी बात रखने का। तो ये सिर्फ झंडा, कोई झंडा ले जाने वाला जो है वो कोई गलत नहीं है, वो उसका एक काम है, हम लोगों का काम है। अगर कल हमें झंडा लेके चलना होगा तो हम झंडा लेके चलेंगे, कोई उसमें डेरोगेटरी नहीं है। वो कोई ऐसा काम नहीं कि छोटा काम हमने बता दिया, पर अपनी सोच को सही प्लेटफॉर्म पे रखना वो एक यूथ विंग का काम होता है, जिस पे एक यूथ विंग को स्टेज मिलता है। तो मैं मानता हूँ कि जो युवा वहाँ से चुन के आ रहे हैं वो उस इकोसिस्टम को, उस पूरे के पूरे जो उनके आसपास का जो उनका स्कोप ऑफ वर्क है उसको वो किस प्रकार से सुधार कर सकें, ये उनके लिए उनका काम ये है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हो गई यूथ के पर्सपेक्टिव में, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और मैं समझता हूँ जब भी मैं चर्चा करता हूँ तो लंबी डिस्कशन हो जाता है। अलग जो यूथ विंग है अलग अलग पार्टियों का, उसके जो पदाधिकारी हैं उनसे भी हम जरूर चर्चा करेंगे, और वो उन युवाओं से भी चर्चा जरूर करेंगे जो एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके मिशन और विजन को भी जानने का प्रयास करेंगे। आपने जो समय दिया हमें सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज के पूरे डिस्कशन को लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? अक्षय प्रताप सिंह जी ने जो बातें कही हैं उन बातों से कितने प्रतिशत आप सहमत हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।